મિત્રો લાઈક કરો, શેર કરો, સબસ્ક્રાઈબ કરો અને हाँ આપની कॉमेंट જરૂરથી સંભળાવજો। नमस्ते दोस्तों, मैं आपका धौल कुमार एक बार फिर बात बापू के चैनल के माध्यम से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैंने अपने पिछले एपिसोड में आपको बताया था कि भारत की आज़ादी की लड़ाई को लड़ने के लिए और भारत को आज़ाद करवाने के लिए कई सारी शक्तियाँ, कई सारे लोग, कई स्वतंत्र सेनानी, क्रांतिकारी ये ने बड़ा बलिदान दिया, तब ये हमारा देश स्वतंत्र हुआ है। दोस्तों, लास्ट टाइम हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर रहे थे। सांथाल विद्रोह की मैं बात कर रहा हूं। सांथाल विद्रोह यह वह विद्रोह है कि जिसमें भारत के प्रथम स्वतंत्र संग्राम 1857 का विप्लव, उसको यह विप्लव शुरू करने के लिए बहुत ही योगदान यह सांथाल विद्रोह ने दिया था। सांथाल जाति एक ऐसी लड़ायक, बहादुर और स्वतंत्रता प्रिय ये जाति थी कि जिसने अपने अस्तित्व को टिकाने के लिए और अपनी स्वतंत्रता को बचाने के लिए मरते दम तक लड़ते रहे। दोस्तों, लास्ट टाइम मैंने राजमहल की पहाड़ियों और उस पहाड़ियों में बसने वाले पहाड़िया लोगों के बारे में आपको बताया था और किस तरह जमींदार और अंग्रेज अधिकारियों ने उस पहाड़ियों में गए और वहाँ अपना फायदा निकालने के लिए पहाड़ी लोगों को कैसे वो परेशान कर रहे थे, ऐसी मैंने बात बताई थी। और उसी दौरान मैंने बात की थी सांथालों की। दोस्तों, ये सांथाल एक जनजातीय प्रजा है और ये ऐसी स्वतंत्रता प्रिय प्रजा है कि जो अपनी स्वतंत्रता के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर उन्होंने कर दिया। दोस्तों, आज हम सांथाल विद्रोह यानी सांथाल हुल की बात कर रहे हैं और आपको मजा आएगा। जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो अपना पॉइंट भी लिख सकते हैं। तो शुरू करते हैं सांथाल हुल। दोस्तों, आज हम सांथाल हुल की बात करेंगे। सांथाल हुल, सांथाली भाषा में हुल को वो विद्रोह बोलते हैं और आगे हम सांथाल हुल का ही शब्द प्रयोग करेंगे। प्रस्तावना से बात करते हैं कि सन 1770 के दशक में भारत में आज के बिहार के राजमहल की पहाड़ियों के इर्द गिर्द जो जनजातियां रहती थी, वो जनजातियां और जमींदार और कंपनी के अधिकारियों के बीच कई तरह के टकराव होते थे। जनजातियां लोग अपने जमीन, अपने पहाड़ को वो छोड़ना नहीं चाहते थे और ये पहाड़ियाँ इतनी कीमती थी कंपनी सरकार के लिए कि उससे अच्छा फसल बोई जाती थी और ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व वहाँ से वो ले सकते थे। तो उन्होंने ये पहाड़िया जातियों को अपने अधीन करने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं हो सकी और उसी दौरान सांथालों का राजमहल की तलहटी में प्रवेश होता है। दोस्तों, सांथाल जनजातियां वैसे तो बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले की आसपास की क्षेत्रों में वो रहती थी और वो भी पहाड़िया लोगों की तरह झूम खेती करते रहते थे। 1770 के दशक में ये जनजातियां
झूम खेती करते करते वो बिहार के राजमहल की तलहटी तक आ पहुंचे थे। वहां उन्होंने जंगल काट कर बहुत अच्छी तरह जमीन जोत कर फसल बोने लगते थे। ऐसा काम करते रहते थे। शुरुआत में स्थानीय पहाड़िया लोग और सांथाल लोगों के बीच काफी सारे संघर्ष हुए। आखिरकार सांथाल लोग पहाड़िया लोगों से बहुत ही आधुनिक और मेहनती साबित हुए। उन्होंने धीरे धीरे वो सारे स्थानीय पहाड़िया लोगों को जंगल के भीतरी विभागों में भेज दिया। इस तरफ सांथालों पर कंपनी सरकार की भी नजर थी। कंपनी सरकार का भी उसमें लाभ था कि सीधे तौर पर स्थानीय पहाड़िया लोग को वो अपने अधीन नहीं कर पा रहे थे, तो उन्होंने सांथालों को भी अपना साथ दिया और सांथालों के द्वारा उन्होंने ये स्थानीय पहाड़िया लोगों को वहां से भगा दिया। सन 1833 तक ये पूरा चलता रहता है। धीरे धीरे सांथाल लोग आते जाते हैं और राजमहल की तलहटी में वो बसते जाते हैं। वहाँ के जंगल काट कर फसल बोते हैं, जमीन जोत कर। और उसी दौरान अंग्रेजों से भी उसकी मुलाकात होती है। शुरुआत में सांथाल और अंग्रेज कंपनी सरकार के काफ़ी अच्छे संबंध रहते थे। सांथाल सरदार को वो बहुत सारे मान और सम्मान देते थे, धन भी देते थे। और उसी लालचवश सांथाल सरदारों को भी यह लगने लगा कि यह राजमहल की तलहटियाँ है, वहाँ बसे और वहाँ अच्छी तरह रहकर अच्छे से हम गुजर बसर कर सकते थे। और सन 1833 में कंपनी सरकार ने बहुत बड़े जंगल के एक भाग को सांथालों के लिए आरक्षित कर दिया, जिसे हम कहते हैं दामिन ई कोह। अर्थात दामिन ई कोह का अर्थ होता है सांथालों के लिए, सांथालों को बसने के लिए और उनको खेती करने के लिए आरक्षित विस्तार। फिर से बोलता हूं दोस्तों, दामिन ई कोह का अर्थ होता है सिर्फ सांथालों के लिए, उसको बसने के लिए और उनको खेती करने के लिए आरक्षित किया गया विस्तार, जिसे हम दामिन ई कोह कहते हैं, जो ज़्यादातर राजमहल की पहाड़ियों की तलहटी में ये विस्तार आता था। और कंपनी सरकार ने उनको लिखित दस्तावेज भी इस जगह के दे दिए थे। तो यहां हमारा सांथालों का आगमन, यह पॉइंट खत्म होता है। तो सांथाल लोग बंगाल से कैसे राजमहल की तलहटी में आए, यह आपको पता चल हो गया होगा। अभी हम बात करेंगे अनुदान पत्र। दोस्तों, सन 1833 में कंपनी सरकार ने लिखित तौर पर दस्तावेज दे दिए थे सांथाल सरदारों को, और कहा था कि भाई आज से ये पूरी जमीन आपकी है। लेकिन उस दस्तावेज में एक नोंद भी थी, और उस एग्रीमेंट के तौर पर उन्होंने 10 साल के दौरान जंगल के पूरे विस्तार के 10% 10% जंगल को काट कर उसे साफ कर खेती लायक बनाना है। और वहां पर उन्हें व्यापारिक तौर पर जो महत्वपूर्ण फसल है, जैसे हम बोलते हैं तंबाकू, नील और कपास जैसी व्यापारिक तौर पर महत्वपूर्ण फसलें वो वहां बोए, और वो सारी फसलों को वो बाजार के द्वारा
वो सिर्फ और सिर्फ कंपनी सरकार को दे। ऐसा एग्रीमेंट यह अनुदान पत्र में हुआ था। सांथालों को भी लगा कि आज हमारी खोज खत्म हुई है, कई सालों तक, कई युगों तक हम भटकते रहे और यह दामिनी कोह हमारा पूरा घर है। उन्होंने भी यह अनुदान पत्र को स्वीकार कर लिया और जो भी ये उनकी शर्तें थे उन्हें मान लिया। सांथाल लोग भी 10 वर्ष के दौरान ज्यादा से ज्यादा जंगल काट कर उसे साफ कर कर अपनी मेहनत से अच्छी सी अच्छी फसल वो वहाँ बोने लगे और अच्छे से अच्छा पाक वो वहाँ से लेने लगे थे। और इस तरह सांथालों का जीवन बहुत ही समृद्ध और शांतिमय बीतने लगा। कंपनी सरकार को भी इस एग्रीमेंट से काफ़ी फायदा हुआ, काफ़ी सारा राजस्व उन्होंने प्राप्त किया और धीरे धीरे सांथाल लोगों की परिस्थिति में भी काफ़ी सुधार आया था। वो भी व्यापारिक फसलें बोकर, व्यापारिक फसलें लेकर काफ़ी सारा राजस्व उन्होंने भी कमा लिया था और सब कुछ अच्छे से चल रहा था। उसी दौरान धीरे धीरे कंपनी सरकार की नज़र सांथालों की आर्थिक स्थिति पर पड़ने लगी। सांथाल लोग पहले की जगह आज काफ़ी आधुनिक होने लगे थे। उनके पास राजस्व भी काफ़ी था, पैसे भी काफ़ी आने लगे थे उनके पास। उनके घर भी पहले की जगह आज काफ़ी अच्छे होने लगे थे और ये कंपनी सरकार से देखा नहीं गया। उन्होंने यह जो सांथाल प्रजा रहती थी उन पर मालगुजारी डाली, यानी टैक्स डाला। यह मालगुजारी सांथालों की हालत को खराब करने का एक अहम हिस्सा है। हम मालगुजारी देखते ही ये मालगुजारी कैसे थी। तो जो अनुदान पत्र लिखा था, अनुदान पत्र में एक कॉलम ऐसी भी थी कि जो सांथाल लोग जमीन पर दामिनी कोह पर रहते हैं और यह दामिनी कोह पर रहकर खेत जोत कर फसल बोते हैं और फसल वो काटते हैं, तो जो आय उससे होती है उसमें से कुछ हिस्सा कंपनी सरकार को भाड़े के तौर पर, टैक्स के तौर पर उसको देना पड़ता था और वो जो उसे बोलते थे वो मालगुजारी उसे बोलते थे। मालगुजारी की रकम 1836-37 तक मामूली सी रकम थी और वो रकम थी 2611 रुपए। जैसे जैसे सांथालों की परिस्थिति सुधरने लगी, वो आर्थिक तौर पर ज़्यादा से ज़्यादा ताकतवर होने लगे, तो कंपनी सरकार ने उन पर कई नियंत्रण भी डालने लगे और वो मालगुजारी है, मालगुजारी की रकम में धीरे धीरे बढ़ोतरी करने लगे और सन 1855 के दौरान यह जो रकम है, जो मालगुजारी की रकम बढ़ाकर 58,033 रुपए तक कर दी गई थी। इतनी सारी वार्षिक टैक्स वो सांथाल लोग नहीं भर सकते थे। दूसरी जगह ऐसा भी हुआ कि धीरे धीरे सांथालों की आबादी में भी बहुत बढ़ोतरी हुई। जब 1833 में दामिनी को उनको मिला तब उनके सिर्फ 14 इलाके थे और कुल 14 इलाकों में मिलाकर 40,000 की बस्ती थी। 1855 तक यही इलाके
14 से 40 हो गए और 40 इलाकों में तकरीबन 82,000 सांथाल वहां बसने लगे और खेती करने लगे थे। तो दोनों ओर से सांथालों को बीच में लेने की बात चल रही थी। सांथालों की आबादी बढ़ने लगी, दूसरी तरफ मालगुजारी का भी बढ़ोतरी होने लगी और इस तरह सांथालों को धीरे धीरे लगने लगा कि हमारी जो जमीन है, जमीन कंपनी सरकार हमसे वापस ले रही है। और उसमें आग में घी लगाने का काम जमींदारों ने किया। जमींदारों द्वारा सांथालों का काफी बड़े पैमाने पर शोषण हुआ। सांथाल लोग वैसे तो बहुत ही मेहनती थे, बहुत ही आधुनिक विचारों वाले और बहुत ही नई टेक्नोलॉजी को बनाने और नई टेक्नोलॉजी को स्वीकार करने वाले थे, लेकिन उनमें उतनी ही बुराइयां थी। वह चावल और महुए के फलों का रस निकालकर वो पीते थे। दूसरे शब्दों में इसे हम शराब बोलते हैं, देसी शराब बोलते हैं। वो देसी शराब का काफी सेवन करते थे और उनके जो त्योहार है, सामाजिक प्रसंग है, उसमें भी वो काफी ज्यादा खर्चा करते थे। तो ये धार्मिक विधियां, सामाजिक विधियां और शराब जैसी बुरी लतों के कारण सांथाल लोगों को स्थानीय जमींदारों और साहूकारों के पास जाना पड़ता था और उनके पास उनको उधार लेने पड़ते थे। ये पैसे वो जमींदारों के पास लेते थे और जमींदार भी उनके पास पैसों के बदले में काफी ऊंचा सूद लेते थे और सूद भरते भरते कई उनकी पीढ़ियां भी निकल जाती थी। फिर भी वो सूद और पैसे जमींदार को वापस नहीं दे पाते थे। बड़े ज्यादातर किस्सों में ऐसा होता था कि जब वो पैसे जमींदार को नहीं देते थे तो जमींदार उनसे उनकी जमीन लिखवा लेता था, उनकी जमीन जब्त कर लेता था, ले लेता था। ऐसा ही कंपनी भी करती थी, उनको मालगुजारी देनी पड़ती थी। कई बार ऐसा भी होता था कि भाई बारिश के कारण फसल खत्म हो जाती थी, खराब हो जाती थी, तो तब भी उनको मालगुजारी देनी पड़ती थी। जो मालगुजारी नहीं देते तो कंपनी के अधिकारी उनकी जमीन जब्त कर लेते थे। यहां उधार के पैसे नहीं देते थे तो जमींदार उनकी जमीन ले लेता था। तो इस तरह जो स्वतंत्र मालिक थे जमीन के, वो सांथाल अभी धीरे धीरे पराधीन होने लगे। तो ये जो बुरी आदतें सांथालों की थी, ये भी उनके पतन का और विद्रोह का एक कारण थी। अब बात करते हैं सांथाल हुल। सन 1850 तक सांथाल लोगों को पता चलने लगा कि ये जमींदार, कंपनी के अधिकारी, साहूकार लोग हमारा शोषण कर रहे हैं। जो जमीन के मालिक थे धीरे धीरे वो जमीन के दास बनने लगे। जमींदारों के खेतों में वो खेती करने के लिए, काम करने के लिए जाते थे। वहाँ उनकी बेटियां, उनकी स्त्रियों पर जमींदारों, साहूकारों और कंपनी के अधिकारियों द्वारा शारीरिक शोषण होता था। इससे भी सांथाल लोग बहुत ही गुस्से में थे और वह गुस्सा सन 1855 में बाहर आया। सांथाल हुल की शुरुआत 30 जून 1855 से होती है। आज के बिहार के भागलपुर जिले में बगनाहिंड गांव से विद्रोह का शुरू हुआ। विद्रोह की शुरुआत बगनाहिंड गांव से हुई। बगनाहिंड गांव में चुन्नी मांझी के 4 पुत्र थे।
चुन्नी माझी के 4 पुत्र सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव। ये सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव 4 भाइयों ने पूरे सांथाल हुल का नेतृत्व किया। सिद्धू ने सांथाली योद्धाओं को बताया कि मुझे हमारे परम देवता और प्रथम देवता जैसे मुरांगबुरु और प्रथम माता जाहिर आया, बराबर, मुरांगबुरु और जाहिर आया का स्वप्न मुझे आया। स्वप्न में मुझे वो आए और उन्होंने मुझे बताया कि सभी संथाल भाइयों को एक करो और स्वतंत्रता के लिए लड़ो। तो सिद्धू की यह बात सारे संथाल योद्धाओं ने सुनी। वैसे भी धार्मिक तौर पर वह अपने दोस्तों, अपने समुदाय से बहुत घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए थे और उनके देवता मुरांगबुरु और जाहिर आया का वो बहुत ही सम्मान करते थे। जैसे ही सिद्धू जी ने बताया कि मुझे ये स्वप्न आया और हमारे देवता का यह आह्वान है कि हमारी स्वतंत्रता को हम बनाए रखें, तो पूरा संदेशा पूरे संथाल विस्तार में फैलने लगा। सभी योद्धा शीशम की टहनी लेकर घूमते थे, गांव-गांव घूमते थे। शीशम के पेड़ की टहनी लेकर वो गांव-गांव जाते थे और सिद्धू, कान्हू का यह संदेशा उनको सुनाते थे और ऐसे ऐसे सांथाल सेना का निर्माण हुआ और सांथाली लोग बड़े तौर पर यह विद्रोह में जुड़ते गए और सभी लोग एक साथ इकट्ठा होकर 23 जून 1855 से 55 के दिन एक साथ जमींदार, साहूकार और अंग्रेज अधिकारियों पर टूट गए। उसी दौरान सिद्धू ने सांथालों को नारा दिया, जमींदार पुलिस राज देन अमला को गुजू कमाड़। यह सूत्र सांथाल विद्रोह का मुख्य नारा बन गया। फिर से सुनिए, जमींदार पुलिस राज देन अमला को गुजू कमाड़, अर्थात जमींदार पुलिस और सरकारी अधिकारियों का नाश हो। दूसरा सूत्र सिद्धू ने दिया, करो या मरो अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो। यह सूत्र भी उन्होंने दिया। जैसे जैसे संदेशा फैलता गया वैसे वैसे सांथाल सेना का गठन होता गया और सभी सांथाली योद्धा धनुष और फरसा लेकर अंग्रेजों और जमींदारों के विरुद्ध निकल पड़े थे। काफी पैमाने में हत्याएं हुई। सांथाल योद्धाओं ने अंग्रेज अधिकारियों, जमींदारों, पुलिस, साहूकारों को मार दिया। उनके बच्चों और उनकी स्त्रियों को भी उन्होंने बख्शा नहीं, उनको भी उन्होंने मार दिया। सांथाल विद्रोह, सांथाल सेना विजय होती हुई आगे चलने लगी। बगनाहिंड वो उन्होंने सर कर लिया। बगनाहिंड के बाद उन्होंने फुदकपुर, साहिबगंज, पेलापुर, बंगाल के महेशपुर, दुलियान, पाकोड़ जैसे कई सारे बड़े से बड़े विस्तार उन्होंने सर कर लिए और ऐसा लग रहा था कि जब तक सांथाल विद्रोह चल रहा था वो पूरे विस्तार पर अंग्रेजों का आधिपत्य संपूर्ण रूप से खत्म हो गया था और वो पूरा विस्तार सांथालों ने पूरा अपने अधीन कर लिया था। बहुत ही भयानक स्वरूप था विद्रोह का। सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव चारों बहुत लगन से अपने विस्तार को, अपनी माटी को स्वतंत्र कराने के लिए लड़ रहे थे। हजारों सांथाली योद्धा लड़ रहे थे और उसी दौरान बराइच के युद्ध में चांद और भैरव शहीद हो जाते हैं। बराइच में बहुत ही भयंकर युद्ध हुआ। कई सांथाली योद्धाओं का
संथाली योद्धा शहीद हो गए। इस तरफ कंपनी सरकार के पास आधुनिक शस्त्र थे, तोप थी, राइफल्स थी, और इस तरफ सांथालों के पास धनुष, बाण और फरसे थे। के सामने तीर टिक नहीं सके। चांद और भैरव शहीद हो गए। दूसरी ओर सिद्धू और कान्हू दोनों ने बराबर युद्ध छेड़ रखा था। तो अंग्रेज सरकार ने बंगाल से अपनी विशेष सैन्य टुकड़ी बुलाई और विशेष सैन्य टुकड़ी को बुलाकर 15 अगस्त 1855 के दिन, फिर से बोलता हूं दोस्तों, याद रखना, 15 अगस्त 1855 के दिन ये पूरे इलाके में मार्शल लॉ लागू कर दिया। जैसे ही मार्शल लॉ लागू कर दिया, कंपनी की आर्मी ने बहुत बड़े पैमाने पर वहां हत्याएं की। जो भी सांथाली योद्धा दिखे उसको मार दिया गया। उनकी स्त्रियां, उनके बच्चों को भी कंपनी की आर्मी ने मार दिया था। और इस तरह सांथाल विद्रोह फिर से मंद होने लगा। सिद्धू और कान्हू को पकड़ लिया गया और बगनाहिंड गांव के चौराहे पेड़ पे लटकाकर उनको फांसी दे दी गई। इससे सांथाल विद्रोह में काफी मंदी आई थी। बाकी के जो सांथाली योद्धा थे उनको उन्होंने पकड़ कर मार दिया गया था। और इस तरह सांथाल विद्रोह वो खत्म हुआ था। दोस्तों, कहने में तो ये सांथाल विद्रोह खत्म हुआ था, लेकिन ऐसा नहीं था। यह सांथाल विद्रोह ने, यह सांथाली योद्धाओं ने जब तक जिए तब तक लड़े। इतिहासकार हंटर सांथालियों की वीरता को सराहते हुए लिखते हैं कि सांथालियों को आत्मसमर्पण का पता ही नहीं था, इसलिए हर एक सांथाली योद्धा जब तक जिया तब तक उन्हें वो लड़ा है और लड़ते लड़ते ही वो मर गया है। इस तरह सांथाल योद्धाओं ने भारतीय प्रजा के मन में आजादी की एक नई मसाल जला दी और वो मसाल की आग पूरे भारत में फैल गई और उसका परिणाम आया सन 1857 का विप्लव। दोस्तों, ऐसे हमारे योद्धाओं, क्रांतिकारियों, वीरों ने बलिदान दिया है, तब हमें आज़ादी मिली है। और ऐसी आज़ादी को बनाए रखे और इन वीर योद्धाओं का सम्मान करें तो सच मायने में हम आज स्वतंत्र कहलाएंगे। तो आपसे मुझे सिर्फ एक यही विनती है कि आपके अड़ोस पड़ोस में या आपके पहचान में जो कोई भी ऐसे स्वतंत्र सेनानी हो, क्रांतिकारी हो कि जिसके पूर्वज यह आज़ादी की लड़ाई में लड़े हो और उनके वंशज आज आपके अड़ोस पड़ोस या कई रहते हो और आप उनको जानते हो, तो प्लीज़ उनका सम्मान कीजिए, क्योंकि उनके पूर्वजों ने बलिदान दिया है, तब हम आज आधुनिक जीवन जी रहे हैं। तो नेक्स्ट एपिसोड में भारत का प्रथम स्वतंत्र संग्राम, सन 1857 का विप्लव, 1857 का स्वतंत्र संग्राम की हम बात करेंगे। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।